बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलार स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ में और पाकिस्तान के लिए आज एक बहुत अहम दिन है कि आज के दिन पाकिस्तान में 57 ममालिक के तकरीबन वज़राए ख़ारजा, मुबस्सरीन और वफूद जो हैं वो वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए पहुँचे। आज इफ्तिताही सेशन था। इफ्तिताही सेशन से कुछ ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने गुफ्तगू की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी गुफ्तगू की और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हम किन महाज़ के ऊपर नाकाम रहे बतौर मुस्लिम उम्मा और किन महाज़ के ऊपर हमारी कामयाबी है। और उन्होंने निशानदही की कि आने वाले दिनों में अगर हमें अपना मुस्तकबिल बेहतर करना है तो हमें अपनी यकजहती दिखाना होगी। फ़लस्तीन और कश्मीर के इशूज़ को लेकर बात की गई और दूसरी जानिब अगर दीगर वज़राए ख़ारजा की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा जो बिलखुसूस इस्लामोफोबिया के हवाले से था। उसके बाद फिर बंद कमरा इजलास हुए और कल के दिन इख्तितामी सेशन होगा और तमाम के तमाम जो वफूद हैं, मुबस्सरीन हैं और वज़राए ख़ारजा हैं वो कल की परेड में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के लिए आज एक बड़ा दिन था और आज बैनुल अक़वामी सतह पर भी नज़रें पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई थी कि पाकिस्तान एक बड़े जो इजलास की मेज़बानी कर रहा था और पाकिस्तान ने आइंदा की समत का तयन भी इसी इजलास की वजह से करना है। इसके साथ साथ अपोजिशन जो थी वो आज की मेल मुलाकातों में फिर से मसरूफ़ थी। हुकूमत को गिराने के हवाले से अपनी तगोदो कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने वफद के हमरा जाके बहादुराबाद में एमकेएम के मरकज़ का दौरा किया, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर एमकेएम के रहनुमाओं से मुलाकात की और उनसे तहरीक अदम एतमाद के ऊपर फिर से ताउन मांगा है। तो इस पूरे मंजरनामे पर बात करेंगे। रुख करते हैं राना साहब का। राना साहब, आगाते हैं सबसे पहले OIC के इजलास के हवाले से। OIC इजलास में जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने गुफ्तगू की, बिलखुसूस जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं जो मेहमान खुसूसी के तौर पर वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम इत्तेहाद की उस काविश को हम नहीं भूलते जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें सपोर्ट किया था। क्या समझते हैं कौन सी समत का तयन हो चुका है और ये ब्लॉक जो है ये आने वाले दिनों में टफ टाइम क्या दीगर बैनुल अक़वामी कुव्वतों को दे सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, मुबारकबाद है और आज पाकिस्तान का दिन है, पाकिस्तानियों का दिन है। हम ये कह सकते हैं कि वो तमाम कुव्वतें, वो गैर मुल्की एजेंडे पे काम करने वाले या वो लोग जो कहते थे कि पाकिस्तान तन्हा रह गया है, आज ये साबित हो गया कि पाकिस्तान तन्हा नहीं है बल्कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान के दुश्मनों को तन्हा कर दिया है। या सर, पाकिस्तान के अंदर जितनी बड़ी तादाद में जितने ममालिक के वज़राए ख़ारजा आए, मुबस्सरीन आए और उसके बाद आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तकरीर, एक मुस्लिम ब्लॉक बुलाने का ऐलान और उसके साथ चाइना जैसी सुपर पावर का इकरार करना, तो ये एक बात तो बड़ी क्लियर है सर। वज़ीर-ए-आज़म अपनी नशिस्त बचा सकते हैं या नहीं, यानी अपनी वज़ीर-ए-आज़मशिप बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते, वो उनकी अपनी वज़ीर-ए-आज़मशिप बचती है या नहीं बचती, मगर उन्होंने उम्मत मुसलमा को एक आने वाले बड़े बहरान से आगाह भी कर दिया और बचा भी लिया, और ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। देखिए, आज का दिन अगर आप देखें तो ज़रा आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के देखें ना ज़रा। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इस कॉन्फ्रेंस को, OIC के इजलास को के हवाले से 2 दिन से क्या चल रहा था, भारत के अंदर क्या चल रहा था, इसराइली मीडिया पे क्या चल रहा था, अमेरिकी चैनल्स पे क्या चल रहा था, बरतानिया के चैनल्स पे क्या चल रहा था, मतलब पूरी दुनिया के आप चैनल्स उठा के देखें चल क्या रहा था। कोई ये सोच नहीं सकता था कि ऐसा ऐलान मुतवक्के होगा। हमारे मुल्क के अंदर सियासतदान कोई इस पूरी कॉन्फ्रेंस को अफ़गानिस्तान से मनसूब कर रहा था, कोई इस कॉन्फ्रेंस को किसी और जगह से कर रहा था, लेकिन आज पाकिस्तानियों का सर भी फ़ख्र से बुलंद हो गया। आज पाकिस्तान जो है उसने साबित कर दिया कि पाकिस्तान तन्हा नहीं है और उम्मत मुसलमा के तमाम ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। और या सर, इससे आपको एक बात बता दूँ, पाकिस्तान का कद बढ़ गया, पाकिस्तान बढ़ गया। शायद इंटरनेशनल कुव्वतें जो किसी सूरत में भी ये नहीं चाहती, नहीं बर्दाश्त करती कि कोई इस्लामी ब्लॉक बने, जो नहीं बर्दाश्त करती कि मुसलमान मुत्तहिद हों, जो नहीं बर्दाश्त करती कि मुसलमान जो हैं वो एक हो जाएं, फ़लस्तीनियों को आज़ादी मिले, कश्मीरियों को आज़ादी मिले, जो नहीं चाहते कि मुस्लिम ममालिक के अंदर फसादात, दहशतगर्दी जो है जो वो करवा रहे हैं वो ख़त्म हो।
तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान जैसा एक लीडर जो है, मुझे आज इसलिए कहना ये पा रहा है यासर साहब, क्या वजह है? आपने पिछले दिनों ये बात की थी कि वज़राए ख़ारजा इजलास की अगर मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान, तब तक वज़ीर आज़म है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म ना रहें जब समत का तयन होना है? तो फिर आज ख्यालात में ये बदलाव, आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ तब्दील हुई? तब्दील ये हुई चीज़, मैं आपको बड़ा क्लियर बात कह देता हूँ। आज की इस तकरीर और कल के और आज के प्रोग्राम और कल आने वाले प्रोग्राम के बाद क्या कोई शख्स ये तस्वर करेगा कि इमरान खान को ख़त्म होना चाहिए? उनकी वज़ारत उज़्मा वक़्त से पहले ख़त्म होनी चाहिए। वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, वो आलम इस्लाम के लिए भी एक है ना, वो तमाम मुस्लिम वाले को इकट्ठा करने के लिए भी है ना, वो इस्लामी फोबिया जो है उसके हवाले से भी तो है ना। ये बहुत सी चीज़ों के लिए अब इमरान खान है। अब अगर उसको हटाया जाता है तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि कुछ बहुत से हलकों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इस कदर मुतहर्रक हो गई है, पहले मुतहर्रक थी लेकिन अब इंतहाई पोजीशन पे चली गई है और इस कदर मुतहर्रक हो गई है कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि जो मर्जी हो जाए इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। इसके लिए वो हमारी किस सियासी जमात को, किस मजहबी जमात को, किस ग्रुप को, किस फिक्के को, मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जाएगी, कितने लोगों को इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, किस किस जगह किस किस को किस किस तरीके से लाया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। बात कहना आसान है लेकिन ये आप देखें कि अगर इस तरह इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के आप एजेंडे पे काम करें तो फिर आप पे रियासत से गद्दारी, जमहूरियत से गद्दारी, सियासत से गद्दारी कहलाती है। क्या आपको नहीं पता? पाकिस्तान के अंदर एक निगरान वज़ीर आला पंजाब जो थे, उनका ताल्लुक किससे था? है हमारी ही बरादरी से। आपको नहीं पता? क्या नहीं पता कि बहुत से साबका द्वार में बहुत से लोग बहुत सी जगहों पे बहुत से लोगों से रिश्तों के हवाले से पकड़े गए? हक्कानी साहब का क्या ताल्लुक था? हक्कानी साहब किस मुल्क के थे? हक्कानी साहब किसके सफीर रहे थे? जहाँ पे बैठे हुए नहीं, उससे पहले कहाँ पे थे? इसके पाकिस्तान की सियासत में उनका क्या रोल था? पाकिस्तान के अंदर एक सूबाई असमियत का उन्होंने नारा लगाया था, याद है? अगर आप सियासत के रोल की बात करें तो पीटीआई की दारे हुकूमत के अंदर बेशतर वज़रा ऐसे रहे हैं जिनका पाकिस्तानी सियासत से रोल ही नहीं रहता। मैं कह रहा हूं चाहे वो पीटीआई के हो, चाहे मुस्लिम लीग के हो, चाहे काफ लीग के हो, चाहे पीपल्स पार्टी के हो, चाहे जमीयत उलमा, किसी भी सियासी जमात से हो। अब मामला कुछ और है यासर। अब मामला आपने कहा ना रियासत से गद्दारी, किसने रियासत से, कितने सियासतदान है जिन्होंने रियासत से गद्दारी नहीं की? अब तो बड़ी क्लियर सी बात है। मैंने आज इमरान खान के एक बड़े करीबी साथी से पूछा, मैंने कहा भाई मेरे पास जो इतला है कि गेम ओवर, आपके मजीद साथी भी जा रहे हैं। मैं कहा मेरे पास ये इतला है, मेरे पास इतला यह है कि आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी आपका रास्ता क्लियर नहीं हो रहा। मैं कहा मेरे पास ये भी इतलात है कि आपके बड़े अहम लोग जो हैं वो भी फैसला कर चुके हैं, और मेरे पास ये भी इतलात है कि आप अगर स्पीकर अगर कुछ नहली की तलवार लटकाता है तो आपके इत्तेहादी भी आपके साथ नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? ये सारी चीज़ें मैंने कहा मेरे पास बड़ी मुसद्दक़ा इतलात है कि आपके इत्तेहादी, आपको मेन इत्तेहादी जो बड़े हैं वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। फैसला हो गया, 25 को ऐलान हो जाएगा, 25 या 26 को। तो उसने कहा जी हमें भी ये महसूस हो रहा है। उसने ये नहीं कहा कन्फर्म है, उसने कहा हमें ये महसूस हो रहा है, मगर इमरान खान जो है आज के बाद ऐसी कुव्वत बन जाएंगे कि उन्हें बाहर निकालने के बाद वो जो रोल अदा करेंगे उम्मत मुसलमा के लिए, और जो उनके लिए लोग बाहर निकलेंगे, वो शायद 4, 6, 10 बड़ी जमातें बर्दाश्त ना कर सकें। लेकिन यासर ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। एक अभी आपने ट्रेन चलाई है ना, आपने एक ब्लॉक के लिए ट्रेन शुरू की है, और अगर ट्रेन के पहले स्टॉप से पहले उसको स्टॉप कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? आप ये समझते हैं कि इस वक्त पीटीआई जो है वो हुकूमत में कमजोर है, अगर ऑपोजिशन में आ गई तो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी? देखें, जो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, अवामी तौर पे मजबूत हो जाएगी। मैं आपको ये एक और निशानदेही कर देता हूँ, जो कुव्वतें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, गैर मुल्की कुव्वतें जो इनको फारागत इनकी कराना चाह रही हैं, वो इनके अंदर एक बड़ा गैप डालना चाह रही हैं। तो इनके अच्छे खासे मसलन ये इनको अवामी तौर पर तो शायद वो कुछ ना कर सके, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर इतना डैमेज कर देंगे कि इनकी अक्सरियत इनके साथ नहीं होगी अरकान असेंबली की। गैप तो डल चुका है ना, इससे कई गुना ज्यादा गैप डल जाएगा। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मैं कुछ चीजें नहीं करना चाहता, चल जाएगा। आज तो आपको पता है एक चीज, क्या
आज बड़े मियाँ साहब ने 3 दफ़ा राब्ते किए हैं PDM से, 3 दफ़ा राब्ते किए हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत से, अपने लोगों से। और पैगाम क्या दिया, चले मैं आपको बता देता हूँ, ये ब्रेक कर देता हूँ। पैगाम ये दिया गया है कि मैं हर मामले पे क्लियर होने की मुझे श्योरिटी मिल गई है, ये मैं लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ, और मैं जल्द पाकिस्तान आ रहा हूँ। मैं ये देखें ये गलत है या झूठ है या सच है मुझे नहीं पता, मैं पाकिस्तान के इदारों पे यकीन रखता हूँ कि यहाँ पर अदारे मेरिट पे फैसला करेंगे, मगर उनका ये कहना है कि जनाब मैं आकर मेरी नाअहली से लेकर तमाम मुकदमात क्लियर हो जाएंगे और मैंने इसका तमाम बंदोबस्त कर लिया है और मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया। वो तो दिखाई देता है। आज कावी मौलवी का ये कहना कि 21 साल के अंदर जो करप्शन के चार्जेस उन पे लगे हुए थे उसकी तहकीकात में कुछ भी साबित नहीं हो सका। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ मिस्टर नवाज शरीफ से। देखिए मुझे एक बात बताएं, क्या उस पर इल्ज़ाम जो लगे थे, जो उसने माफ़ी मांगी है, क्या मियाँ साहब उसी केस में नाहिल हुए? नहीं, केस तो वो नहीं है, केस तो ब्रॉडशीट का था ना, करप्शन का केस था। तो मुझे बताएं फिर, ये मैं आपको कह रहा हूँ, एक तो मुझे समझ नहीं आती, लोगों के ज़मीर बड़ी देर से जागते हैं। कभी किसी साबिक चीफ जस्टिस का ज़मीर जाग जाता है और उसके बाद खामोशी हो जाती है, कभी इसी तरह किसी और का ज़मीर जाग जाता है। ये ज़मीर उस वक़्त क्यों नहीं जागता जब ज़मीर को जगाने का, जब ज़मीर को जागना चाहिए था? ये उसी वक़्त क्यों जागता है जब वो देखते हैं कि हालात उनके जिसके लिए जागना ज़मीर, हालात उनके लिए बेहतर हो रहे हैं। ज़मीर तो तब जागेगा ना राणा साहब, ज़मीर तब जागता है ज़मीर जागेगा या आपको ये पता हो कि आप खतरे में हैं। हाँ बस तब जागता है। बस मैं आपको ये बता दूं कि ये पैगाम आज भरे साहब की तरफ से आया। अच्छा। और उस पैगाम के बाद तैयारियां शुरू हो गई हैं। 2 तैयारियां हो रही हैं, एक लॉन्ग मार्च, अदम एतमाद, और दूसरा आज कह दिया गया मियाँ साहब के इस्तकबाल की भी तैयारी करें। इसलिए उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब जो पोस्टर जाएगा लॉन्ग मार्च में उस पर सबसे बड़ी और वाज़ेह तस्वीर मियाँ साहब की होगी। अच्छा यार सर, आप क्या कहते हैं, अब जो लोग चाहेंगे कि इमरान खान आउट हो वो फिर उसी को लाना चाहेंगे ना जिनसे वो अपनी मर्ज़ी मुशावरत के मुताबिक करें। और खुदा न हास्ता ये इस्लामी ब्लॉक का ये जो एक फ़ैसला या ना कह सकती हैं या राय कह सकती है या जो एक मुशावरत कह सकते हैं, अगर ये खुदा न हास्ता ख़त्म हो गई तो फिर हम पे मुसल्लत वो रहेंगे जो हमें हमेशा ग़ुलाम समझते हैं, जो हमें हमेशा हकीर समझते हैं, जो हम पर दहशत गर्दी का भी इल्ज़ाम लगाते हैं, हमें बुरा भी कहते हैं, हमें मारते भी हैं और मारने के बाद हमें रोने भी नहीं देते। ये होगा यार सर, मैंने आपको 3 चीज़ें, मैं आपको कह रहा हूँ गेम ओवर। इत्तेहादी आपके साथ नहीं रहे, 25 को या 26 को ऐलान कर देंगे। आपके जितने लोग बागी हैं, झूठ बोल रहे हैं बहुत से लोग के उनमें से 7 या 8 वापस आ रहे हैं, कोई वापस नहीं आ रहा, 7-8 से ज्यादा लोग जा रहे हैं, क्योंकि जो कुव्वतें आपके पीछे पड़ी हुई इंटरनेशनल माफिया वो आपको नहीं रुके। ये खबरें कौन फैलाता है कि कुछ मुनहरिफ अराकीन वापस आना चाहते थे, उनके माँ बाप ने भी गालियां दी हैं, उन्हें मिन्नत समाज दूसरी तरफ भी की है वापस ले लें, वापस आने लगे हैं तो सिंध हाउस वालों ने पकड़ के बिठा लिया, उन्होंने कहा नहीं जाना वापस। टेलीफोन मौजूद है उनके पास, ये मोबाइल फ़ोन मौजूद है ना उनके पास, एक कॉल करे मीडिया को, एक व्हाट्सएप करे, एक ट्वीट कर दे, उसके बाद कोई रोक सकेगा? यार सर हम कोई अब पत्थर की दुनिया में तो नहीं रह रहे यार, हम किसी रेगिस्तान में जहाँ कोई दुनिया की चीज़ चलती बात तो नहीं रहे। पकड़ के बिठा लिया, पकड़ के बिठा लिया, क्या वो ले ले हैं क्या है वो? कहते नहीं काका उन नहीं जान देना। वो एक देखें तगड़े लोग हैं वो सारे। मैं फिर कह रहा हूँ कि उन तगड़ों को, जिन तगड़ों ने जो तगड़ा किया है वो नहीं चाहते। और इमरान खान की आज की तकरीर जो है, इमरान खान को एक मज़ीद बड़ा लीडर बना गई है। इमरान खान जो है वो एक उम्मीद बन गए हैं। इमरान खान जो है वो उम्मत मुसलमा मौजूदा हालात में उनके लिए एक हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं। इस हीरो को कभी भी उम्मत मुसलमा का जो जिस शख्स ने हीरो बनने की कोशिश की है यासर, उसके साथ क्या हुआ है ज़रा आप माजी में देख लेना। आप ज़रा गौर करें ना, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो थे, जब वो सारा काम करके आए थे तो पाकिस्तान के अंदर कितनी सियासी जमातों ने अचानक इत्तेहाद बना लिया था। आज भी वही इत्तेहाद है ना, आज भी वही कुछ लोग इत्तेहाद में शामिल हैं। आप ये कह रहे हैं कि वक्त एक बार फिर से खुद को दोहरा रहा है। वक्त दोहरा चुका है। मैं तो कह रहा हूँ 25 के बाद 24, तो फिर अगर पाकिस्तान की पूरी सियासत देखी जाए तो वो तो हर 3 साल बाद खुद को दोहराती जो है वो लास्ट ओवर्स हैं और खान साहब के इनिंग्स के लास्ट ओवर्स हैं जो मुझे नजर आ रहा है। अगर हाँ एक चीज़ है,
अगर ये इत्तेहाद जो यहाँ मौजूद जो बन गया है या जो बनने जा रहा है मुस्लिम उम्मा का, अगर ये इत्तेहाद रहा और अगर इनका प्रेशर रहा अच्छा, तो फिर शायद खान साहब जो है वो उससे बच जाए। लेकिन उम्मत सारी मुस्लिम उम्मत जो है, जो उनके वज़रा है, वो वज़रा ख़ारजा या हुकूमतें तो साथ खड़ी हो जाएंगी। लेकिन अब कुछ अपोजिशन इतने दूर जा चुकी है, इतनी दूर जा चुकी है, मुझे उनकी वापसी का रास्ता अदम इत्तेमाद की कामयाबी के बगैर नज़र ही नहीं आ रहा। और भाई बरतानिया में सूटकेस जो है वो तैयार है, हर चीज़ है। और आज मौलाना साहब के पास भी स्कोर पूरा है, पीपल्स पार्टी के पास भी स्कोर पूरा है, नून लीग के पास भी पूरा है। अपोजिशन अपने हदफ से पहले वापसी का रास्ता नहीं अपनाएगी, ऐसे इशारे दिखाई देते हैं। नाज़रीन, सियासी मंजरामे पर मजीद भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सिंध अरबाब गुलाम रहीम साहब। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का इस वक्त सियासी मंजरनामा अगर हम बैनुल-अक़वामी सतह पे देखें तो बैनुल-अक़वामी जो कुव्वतें हैं वो किसी और नज़र से पाकिस्तान को देख रही हैं। वो देख रही हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े इजलास की मेज़बानी कर रहा है। वो ये देख रही हैं कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में अपनी समत का तयन कर चुका है। वो ये भी देख रही हैं कि पाकिस्तान अगर इसी तरीके से मजबूत होता रहा तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत बढ़ता जाएगा। ये तो है बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर। लेकिन अगर अंदरूनी सियासत की बात करें तो अंदरूनी सियासत के पर आम आदमी की बात करें तो आम आदमी यह देखता है हुकूमत रहेगी या घर चली जाएगी। अपोजिशन यह समझती है कि हुकूमत तो घर जाएगी, उसके बाद हम बरसरे इक्तदार आएंगे और हम खुशहाली की तरफ गामजन करेंगे। एक आम आदमी की सोच यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी जो खारजा पॉलिसी बनाई है और जिस तरह वो बयान करते हैं वो तो बहुत मुनज़्ज़म है और उससे हमें मुस्तकबिल में मुस्बत इशारे दिखाई देते हैं। लेकिन अपोजिशन यह कहती है कि 3 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर खारजा पॉलिसी को बदतरीन बहरान का शिकार बनाया और वो मुमालिक जो हमारे दोस्त थे उनको हमसे दूर कर दिया। ये ऑपोजिशन की नजर है, एक हुकूमती नजर है, एक आम आदमी की नजर है। इस पूरे सियासी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अरबाब गुलाम रहीम साहब ने। अरबाब साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। अरबाब गुलाम रहीम साहब, इससे पहले पाकिस्तानी सियासत के ऊपर आऊं, बैनुल-अक़वामी सतह पे जो नजर बैनुल-अक़वामी कुव्वतें पाकिस्तान पे रखे हुए हैं उससे बात का आगाज करते हैं। क्या समझते हैं OIC वज़राए खारजा का आज का इजलास, उसके अंदर जिस तरह गुफ्तगू हुई, पाकिस्तान की काविशों को सराहा गया, आने वाले दिनों में ये इस्लामिक ब्लॉक जो है ये किस हद तक मुनज़्ज़म हो सकता है और इसे हम फाल रख सकते हैं? देखें जी, आज के इजलास में मैं खुद भी था और एक तो बड़ी खुश आइंद बात है कि सारे इस्लामी ममालिक आए, किसी ने कोई उसमें वो बहानेबाजी नहीं की। और उसके बीच में चाइना का जो मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, वो आए और उन्होंने जिस तरह की बातें की, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है कि ये उस इस्लामी कंट्रीज़ पाकिस्तान के थ्रू चाइना से एक हमांगी, एक वो सोच पैदा हो रही है। जो लोग हमेशा इस्लामी कंट्रीज़ या इस्लामी मुल्क जो थे उनके मारते भी थे और रोने भी नहीं देते थे, तो वो ये कम अज़ कम इकट्ठे हुए हैं और चाइना ने इसको ऑन किया। और चाइना के जो मिनिस्टर थे उन्हें बड़ी अच्छी बातें कि उसने कहा कि जो इस्लामिक कल्चर है और चाइना का कल्चर एक दूसरे से मिलता है। पता नहीं, अब ये मुझे इतनी मालूमात नहीं है कि कितना मिलता है नहीं मिलता है, और उसने कोशिश की कि हम आपस में एक ही हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है। और जो दूसरी बात आप कह रहे थे ना, इसके पीछे मैं समझता हूँ काफ़ी दिनों से, क्योंकि ये इजलास जो है ये 1 साल से जो है ये इस्लामी जो वज़रा का ये जो है ये रखा गया था। एंड टाइम पे आप देखें, इसको सबोटाज करने के लिए हमारे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने ये जो है ना नो कॉन्फिडेंस मोशन डाला और इन्हीं दिनों में कैलकुलेट करके और उस पर ज़िदबाजी भी कर रहे थे कि ये ना हो, इसको पोस्टपोन करें, इसको ये करें, हम होने नहीं देंगे। ये सारे इस किस्म की बातें की। हालांकि मुझे तो इस बात का अफसोस है कि ये OIC का इजलास जो है जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने शुरू किया, उन्होंने एक इस्लामी कंट्रीज़ का एक किया था, मगर उनकी पार्टी ने इसको क्यों अपोज किया। और दूसरा, मैं हैरान हूँ मौलाना फजल रहमान साहब पे, जो एक दीनी जमात के जो है वो सरबराह हैं, उनको तो इसको सपोर्ट करना चाहिए था कि पाकिस्तान जो है इस्लामी कंट्रीज़ को इकट्ठा कर रहा है, चाहे कोई भी करे। इसमें
आज इमरान खान हैं, कल नहीं होंगे। दूसरों ने तो किया ही नहीं, मुसीबत तो ये है, दूसरों ने तो किया ही नहीं। अच्छा, इसमें एक बात तो एक हमारे सिंध में एक जो है लतीफ़ा जो है कहते हैं लोग कि कोई आदमी बोस्की की पगड़ी पहन के मेले में गया तो वहां किसी ने झपटा मार के पगड़ी छीन के और भाग गया, रश में भाग गया और नहीं पकड़ सका। तो वापस जब आया तो किसी ने पूछा, बताएं कि आप मेले पे गए थे, क्या हालात थे, क्या खबर है मेले की? तो उसने कहा, कौन सा मेला? वो मेला तो लगा था मेरी पगड़ी छीनने के लिए। ये नो कॉन्फिडेंस हमें समझ नहीं थी इस बात की, और ये पूरी प्लानिंग पीछे से क्या था, मगर ये नो कॉन्फिडेंस सिर्फ ये OIC की वजह से हुआ है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए हुआ है, इन दिनों में हुआ है, उस पर सख्त। अब देखा ना, मौलाना साहब ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की कोई बात ना सुने, जो बाहर के मुल्क आए हैं वो ना कोई सुने, ये ना करे, एडमिनिस्ट्रेशन और इस्टेब्लिशमेंट ना सुने। यहाँ ये मीटिंग हो रही है, उधर मौलाना साहब क्या मैसेज दे रहे हैं। देखें जी, प्राइम मिनिस्टर जब तक नो कॉन्फिडेंस स्टेबल होने से तो प्राइम मिनिस्टर हट नहीं जाता है। अभी इस पे वोटिंग होनी है, प्रोसेस होना है, कोर्ट में चला गया केस, आखिरी घंटे आखिरी मिनट तक जब प्राइम मिनिस्टर जब तक बैठा है, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, और उसके जो कौमी मफादात हैं। और एक और बात बताऊं कि इमरान खान जैसा आज की तकरीर इमरान खान की जो है ना वो आइडियल तकरीर थी। मैंने तो पाकिस्तान के जो भी हमारे इलेक्टेड सरबराह थे उनकी ज़बान से ये टांगें कांपती हैं, को कांपें टांगती है निकल रहा होता है, तो उनकी तो वो तो 2 मिनट नहीं बोल सकते, हालांकि पढ़े लिखे हैं वो। उनके वालिद साहब की तो वैसे ही कहते हैं कुछ तो होता है, कुछ निकलता है कुछ। नवाज शरीफ साहब लिखी हुई तकरीर पढ़ते हैं, एक्स टेम्पोर, इस तरह से पूरी सिस्टमेटिक जिस तरह से बात की दीन पे, फॉरेन पॉलिसी पे इमरान खान साहब ने। मुझे तो अभी तक कोई ऐसा लीडर भुट्टो साहब के बाद, हालांकि हम मुखालिफ भी रहे हैं, मगर भुट्टो साहब के बाद ऐसा लीडर मुझे तो कोई नजर नहीं आया। ये स्टेट्समैन है और उसकी कदर करनी चाहिए हम पाकिस्तानियों को, हमारे सियासतदानों को। आज पाकिस्तान का दिन है और पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र का दिन है, और आज का दिन जो है वो पाकिस्तान को जो तनख्वाह देखना चाहते थे वो खुद तनख्वाह हो गई। सर थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने जिस तरह कहा फिर क्या, अगर फ़ख्र वाला दिन है तो हमारे सियासी लोग क्या कर रहे हैं? अगर मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, उनको मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। और बाब गुलाम रहीम साहब, आपने कहा कि ये सिर्फ अदम एतमाद इस OIC के हवाले से थी कि OIC का इजलास ना हो या मुतनाज़ा बनाया जाए, ये कैसा किया जाए। अब तो ये इजलास हो गया, कल भी इंशाअल्लाह आगे पीछे भी कर सकते थे, बिल्कुल कल भी हो जाएगा। मगर जबरदस्ती हुआ, खुशसलूबी से नहीं हुआ। नहीं, अब आपकी जमात ने अदम एतमाद की तहरीक को रोकने या उसे नाकाम बनाने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई है? कौन सा ऐसा तरफ का पत्ता है जो अभी तक आप शो नहीं कर रहे? देखें जी, जो बिकता है ना उसको कोई नहीं रोक सकता, और यहाँ बड़ी बड़ी कीमतें और कर देखें, ये कमाल नहीं है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कोई भी इस किस्म की हरकत नहीं कर रहा। हालांकि उसके पास 3 सूबे हैं, सेंटर है, इनके पास इन्वेस्टर्स भी हैं जो हमेशा पार्टी को जो है ना वो करते रहे, इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं, वो भी हैं। उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की। और ये तकरीर उन्होंने जो कहा ना कि अगर मुझे वही धंधा करके जो अपोजिशन कर रही है, मुझे अगर इक़्तिदार बचाना है तो मैं लानत भेजता हूं ऐसे हुकूमत पे और ऐसे इक़्तिदार पे। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई छोटी बात कही है उन्होंने? और ही इज अ स्टेट्समैन, उसकी कदर करनी चाहिए, हमारे इदारों को भी, हमारे मुल्क के लोगों को, हमारे सियासत। हाँ, ये मैं बात मानता हूं कि अंदरूनी मुल्क कोई हालात कोविड की वजह से भी, एडमिनिस्ट्रेशन और ये हालात जो थे, और एक जो मईशत का उन्होंने जो है ना बेड़ा गर्क किया हुआ था, उसको ठीक करने में टाइम लगा है। और एक नई जमात है, एक टीम नहीं है, सारे मसाइल हैं। एक काबिल सताइश बात यह है कि उन्होंने खरीदने की बात नहीं की, उन्होंने ये कहा कि जो बिकते हैं उन्हें बिकने से रोक कौन सकता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो बिक रहे हैं वो तो चले गए, आपके नंबर्स तो कम हो गए। इस वक्त वजीर आजम ये सोच चुके हैं कि मैं ऐसा कोई हथकंडा इस्तेमाल नहीं करूंगा कि जिससे मुझे अपनी हुकूमत बचानी पड़े और खुद की जात को गंदा करना पड़े। तो वो ये सोच चुके हैं कि वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे। देखिए, वज़ीर आज़म के जहन में क्या है, लाजमी उनके जहन में भी कार्ड्स होंगे, मगर फेयर कार्ड्स होंगे। ना वो पैसे चलाएंगे, ना किसी के पाँव पड़ेंगे, ना किसी को मिन्नत करेंगे। और अगर प्यार मोहब्बत से लोग आते हैं तो आ जाएं। और इसके बीच में देखें, अभी कोर्ट्स भी आ गई हैं,
और अभी 1.5 साल रह गया है। 1.5 साल सब्र नहीं हो सकता। इनकी जब गवर्नमेंट होती है तो रटा लगा रहता है कि टेन्योर पूरा, टेन्योर पूरा, टेन्योर पूरा, और इनकी गवर्नमेंटें 2-2.5 साल में भी डिसॉल्व होती रही। इनके अपने प्रेसिडेंट भी करते रहे इनके अमालों और अफालों की वजह से। तो उस वक्त तो रोते हैं हमें हुकूमत नहीं करने दी, हमें 2.5 साल में क्यों हटा दिया, हमें टेन्योर क्यों नहीं पूरा करने देते हैं। तो अगर पीटीआई को टेन्योर पूरा करने देंगे तो क्या कोई आसमान गिर जाएगा? तो ये टेन्योर तो छोड़ें, 2 दिन असेंबली का एक चीज अरबाब साहब, आपने 2 दिन असेंबली का इजलास नहीं बर्दाश्त कर सक रहे थे कि ओआईसी की मीटिंग हो रही थी, तो नो कॉन्फिडेंस अगर 2 दिन बाद में आ जाएगा, उधर बड़ी आईनी वो शिकें निकालते हैं कि ये अरबाब गुलाम रहीम साहब, आपने कहा कि अदालतों में केस है, अदालत में केस जाएगा, 24 को अदालत में हियरिंग है, तो क्या आप समझते हैं कि अदालती फैसले के बाद जो है अदम इत्तेमाद की तहरीक जो है वो होगी, अदालती फैसले का इंतजार स्पीकर साहब करेंगे, इजलास को मुलतवी कर देंगे, क्या ऐसी प्लानिंग है? आपने 2 दफा कहा कि अदालत में भी केस चला गया, अदालती फैसला। देखें नहीं जी, एक अंग्रेजी कहावत है, देयर इज ऑलवेज डिस्टेंस बिटवीन लिप एंड कप। लोगों की ख्वाहिशात तो बहुत होती हैं। अच्छा, एक बात और जो मैं कहना चाह रहा था, देखें एक तुर्की का लीडर तैयब एर्दोगान था, उसमें भी बाहर से साजिश हुई, बल्कि एक कू कर दिया गया। और वहाँ के लोगों ने क्या किया कि जब कू होने लगा तो वो टैंकों के सामने लेट गए और अपने लीडर को बचा लिया। तो अवाम पाकिस्तान के अगर समझते हैं कि ये हमारा लीडर जो है, इसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को, तो उसके बचाने के लिए जो भी प्रेशर, अपोजिशन मॉरल प्रेशर, जो भी प्रेशर या उनके बात अरबाब गुलाम रहीम साहब, यहाँ तो बात इलेक्टेबल्स की है ना, टैंकों के सामने नहीं, अगर आप आवाम को, आप आम आवाम को बीच में मुलव्वस करेंगे तो फिर तो सूरत हाल खाना जंगी की तरफ जाएगी। देखें, अवाम फिर कौन बचाएगा जब सारे मुलव्वस हों, सारे इसमें बाहर की, सब लोग कह रहे हैं कि बाहर की गेम है। इसमें जो आज प्राइम मिनिस्टर ने एक ओआईसी का इजलास किया, हमें भी समझ आ गई है कि गेम बाहर की है, और ये इजलास नहीं होने देना चाह रहे थे, क्योंकि चाइना का ओआईसी के इजलास में आना, और ये कहाँ बर्दाश्त होता है ये वेस्ट के लोगों से, वेस्ट के मुल्कों से। तो वो उन्होंने तो कार्ड अपने, मौलाना साहब ने जिस तरह कहा कि ये जो आ रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर्स जो आ रहे हैं, इनको इमरान खान को ऑनर नहीं करना चाहिए, हमारे इदारों को नहीं ऑनर, यहाँ तक ये लोग पहुंच गए हैं। तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है भाई? अभी तो नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ है, स्टिल ही इज अ प्राइम मिनिस्टर साहब। पाकिस्तान के अंदर कभी भी पाकिस्तान के इदारों ने इंटरफेरेंस नहीं की। पाकिस्तान के दायरे हमेशा न्यूट्रल रहे हैं और न्यूट्रल रहेंगे। ये पाकिस्तान के अंदर एक खसूसियत है। पाकिस्तान के दायरे हमेशा, उन्होंने तो नहीं की, नहीं उन्होंने तो नहीं की, मगर इन्होंने कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने बिल्कुल इन्होंने, देखिए सियासी लोग इसी तरह करते हैं। अब आप लोग, मैं वही सवाल मेरा दोबारा है कि आप समझते हैं कि तहरीक अदम इत्तेमाद मार्च के महीने में इसका ड्रॉप सीन जो भी होगा वो हो जाएगा? देखें जी, इमरान खान साहब इस चीज़ की परवाह नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर हुकूमत चली गई तो कोई मसला नहीं, वो तो इस बात का केयर ही नहीं करते हैं। वो तो फिक्र उसको, जो उसको परेशानी हो। इमरान खान साहब पहले कौन से कोई ताहयात प्राइम मिनिस्टर को 4-5 टेन्योर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं या इस तरह के रहे हैं जो चली जाएगी तो रोना शुरू हो जाएंगे, जैसे कुछ लोग रोना शुरू हो जाते हैं। तो उनको फिक्र नहीं है। मुझे उम्मीद है कि लोग हमारे एमएनएस भी नहीं करेंगे अभी जो पॉलिटिकल। हाँ, ये भी बताऊं आपको मैं, जब से ये चीज़ चली है नो कॉन्फिडेंस, और लोगों को पता चला है कि ये बाहर के इशारे और बाहर की फंडिंग और बाहर के उससे हो रहा है, तो लोग पंजाब में तो और फ्रंटियर में और बाकी जगहों पे तो इमरान खान की बेताशा सपोर्ट हो गई है। जो लोग कह रहे थे ना गिराफ गिर गया, महंगाई की बात करते हैं। मैं सिंध का जमींदार हूं, मेरे पास अभी हमारे पास प्याज लगा हुआ है जमीनों में, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। 500 रुपए का मन बिक रहा है, जिसमें खर्चे वर्चे ये जो डीएपी, अच्छा डीएपी महंगी हुई है, ये इंटरनेशनली बाहर का मसला है। पेट्रोल महंगा, अभी और पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा करना चाह रहे हैं दुनिया के, बल्कि सऊदी अरब को अमेरिका ने कहा महंगा करो, उसने जवाब दे दिया नहीं किया। तो ये सारी साजिशें चल रही हैं बाहर से, जो IMF, वर्ल्ड बैंक और फलाना, और उसके थ्रू पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है। तो ये सारी साजिशें चल रही हैं। महंगाई कोई नेचुरल नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, और पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत नहीं चाहता जो मुस्तहकम हो। और आने वाले दिनों में अगर अवाम ये समझती है कि ये हुकूमत जो है
है पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर कर सकती है तो उसे हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए, और आपके MNAs को भी बहुत शुक्रिया अरबाब गुलाम रहीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये तो था हुकूमती मौक़िफ़। अब देखेंगे कि अपोजिशन क्या मौक़िफ़ रखती है OIC इजलास के हवाले से और आने वाले दिनों में उनकी तैयारी क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब हमें एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, हुकूमती मौक़िफ़ हमने सुना कि OIC का इजलास हो रहा है, इसके बाद मुस्तकबिल की समत का तयन किया जाएगा, लेकिन OIC के इजलास पर बहुत सी बैनुल अक़वामी कुव्वतें ऐसी हैं जिनकी आंखों में पाकिस्तान इस वक्त खटक रहा है। पाकिस्तान मजीद मजबूत और मुस्तहकम हो रहा है और मुस्लिम उम्मा का एक जो ब्लॉक बनाया है वो आने वाले दिनों में किसी भी ब्लॉक को टफ टाइम दे सकता है। यही चीज़ें बैनुल अक़वामी कुव्वतों को खटकती हैं और इसी वजह से वो साजिशें करने में मसरूफ़ हैं। ये हुकूमती मौक़िफ़ है, इस पर अपोजिशन का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने किया। कादिर मंदोखेल साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। कादिर साहब, कुछ देर पहले ब्रेक से पहले हमारे साथ अरबाब गुलाम रहीम साहब थे, उन्होंने कहा कि जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं वो तहरीक अदम एतमाद का शोर तो बहुत अरसे से मचा रही थी, लेकिन एक साल पहले OIC के इजलास को फिक्स कर लिया गया था, शेड्यूल उसका जारी हो चुका था। इन्होंने बड़ा कैलकुलेट करके OIC के इजलास को सबूताज करने के लिए उन्हीं दिनों में तहरीक अदम एतमाद की दरखास्त दायर की ताकि मुस्लिम उम्मा का एक ब्लॉक ना बन सके। इस थरपारकर के शहजादे को मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि OIC का जो पहला सरबराही इजलास था 1974 में वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने लाहौर में मुनक़्क़द कराया। तो ये क्रेडिट लेने के लिए ये सारी चीजें पहले तो ये भूल जाए। दूसरी बात ये है कि क्या आलमी साजिश था जब आप रूस चले गए, रूस से कोई आग मिलाने को तैयार नहीं था और पूरा उसने यूक्रेन पे जब यलगार किया पूरी दुनिया उसको बुरा मान रही थी और उसको गलत कह रही थी और आप जाके उनके साथ बैठ गए। ये आलमी साजिश था। क्या आलमी साजिश था कि डॉलर आज 181 रुपए से ज्यादा हो गई? ये आलमी साजिश है। क्या ये भी आलमी साजिश है जो आपके काबीना के परवेज खटक साहब ने आपको खरी खरी सुनाई? क्या ये भी आलमी साजिश है कि नूर आलम खान समेत तमाम असम्बली मेंबरान आपसे नाराज होके और वो एक साइड बैठ के आपके तमाम उसकी ये भी आलमी साजिश है कि आपकी तर्जमान, आपके वजीर दाखिला, आप खुद अखलाकियात की जो न वो जो गिरती हुई हद है वहां तक आप चले गए। तो ये कौन सी बात करें जब आप और फिर आप ये कहते हैं जो आप अपने माओ बहनों के बारे में जो आप कलमात पेश कर रहे हो, ये तो आपका 126 दिन का धरने की तरबियत है जो शहबाज गिल की सूरत में, आलिया हमजा की सूरत में, शेख रशीद की सूरत में और इन सब की सूरत में ये सारी चीजें तो हारी है। तो इससे परेशान तो नहीं हो, लेकिन आपको अपने जो आप जिन लोगों को आप तोड़ रहे थे और आप साथ साथ ये कहते थे कि आप विकेट गिरा रहे हो, तो आज अगर वो विकेट आपसे वापस जा रही है तो आपको आलमी साजिश नजर आ रही है। आपका 4 साल में मंदोखेल साहब आपकी बात दुरुस्त है। सारी चीज़ें देखनी चाहिए, सबको नज़र रखना चाहिए, माज़े पे भी नज़र रखना चाहिए, जो आप करते हैं उसको किस तरह भुगतना है ये भी सोचना चाहिए। आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप इसको कितनी बड़ी कामयाबी करार देते हैं पाकिस्तान की? देखिए, ये तो कल पता चलेगा कि ये गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन होगी या को वाकई को रिजल्ट आएगा। और डायलॉग बाजी पे मैं यकीन नहीं करता, चाहे प्राइम मिनिस्टर अक़वाम मुत्तहिदा में करे या किसी जलसे में करे। अब मैं तो दो चार के समझने वाला इंसान हूँ। जो रिजल्ट आएगा मैं उसी पे यकीन करूंगा। कल क्या कंक्लूजन आएगा, कितनी ममालिक साथ देंगे, क्या कश्मीर जो 74 साल बाद उनने झोली में उठा के अमेरिका के दौरे के बाद मोदी के हवाले किए वो वापस ला सकेगा, क्या फलस्तीन का मसला वो इस OIC के जरिए हल करा सकेगा, क्या तालिबान के लिए जो पूरी दुनिया में वो खैरात सदके मांग रहे क्या कुछ पैसे मिल सकेंगे उनको, क्या वो जो इस्लामी फोबिया की बात कर रहे हैं जो कंटेनर पे चढ़ के तो मैशत की और करप्शन की बात कर दी, जब अपोजिशन ने आईना दिखा दिया है कि आपकी परवरिशन से हुई है तो जाके अब इस्लामी फोबिया भी है। क्या मैं उस शख्स की बातें मान लूं जो इस्लाम का नारा लगाते हुए, रियासत मदीना का नारे लगाते हुए और अपने बच्चे वहां रह रहे जहाँ नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं हो,
ये सारी बातें अवाम अच्छी तरह समझ रही है। कादर बंदू खेल साहब, आप ये समझते हैं कि OIC वज़राए ख़ारजा का जो इजलास है ये एक सिर्फ नुमाइश है, लोग आए हैं, मिल बैठे हैं, गुफ्तगू की है, वापस चले जाएंगे, नतीजा कुछ नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ, अल्लाह करे कि मेरी बात गलत साबित हो, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए और आलम इस्लाम के लिए बेहतर हो, लेकिन मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं रख रहा हूँ OIC से। इस वजह से OIC का जो मुफाद है वो मगरब के साथ है, और मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए या कश्मीर की आज़ादी के लिए खड़े होंगे या अफगानिस्तान की जो अमन है उसके हवाले से। यकीनन मैं बिल्कुल, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, एक गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन हो जाएगा और ये याद रखा जाएगा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ अपने आप को मुकाबला करने के लिए एक इमरान अहमद खान नियाजी साहब भी आए थे, उसने भी OIC सरबराही कॉन्फ्रेंस की सरबराही की मेजबानी की है। ये जरूर ये चीज हासिल करने की कोशिश करें। ठीक है, कादर बंदू खेल साहब, इस पे कोई शक नहीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, शहीद ने ये सारा कुछ किया, ये क्रेडिट था, ये पूरी ज़िंदगी के क्रेडिट है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा जाता है। अभी अरबाब गुलाम रहीम साहब ने भी इसकी तारीफ़ की और भुट्टो साहब के हवाले से हर शख्स ने कही। तो जब एक जिसकी बुनियाद और जिसकी आगाज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने किया, तो अगर वो कॉन्फ्रेंस उसका कोई नतीजा निकलता या नहीं निकलता एक बात की बात है। अगर वो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही थी तो क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जानशीन जो हैं उन्हें इस कॉन्फ्रेंस को गैर सियासी बनाकर और इस पर इसे वेलकम करना नहीं चाहिए था? देखिए, हम तो वेलकम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको तल्ख बात आपको याद दिला दूं, जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक डिक्टेटर झूठे मुकदमे में फांसी के तख्तादार पे ले जा रहे थे, तो वो ये OIC कहाँ थे, इनके सरबराह कहाँ थे? किसी ने दुनिया में कोई आवाज उठाई है जो आज हम उम्मीद रखेंगे? जो 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 इंडिया 74-75 साल में ये हिम्मत नहीं कर सके कि वो कश्मीर पे यलगार करे, इस कठपुतली के होते हुए उसने यलगार भी कर लिया है, और फिर आधे घंटे की जुमे की नमाज के बाद उसने एहतजाज भी किए। उसके बाद क्या हुआ? देखिए कादर बंदू खेल साहब, फिर आप क्या समझते हैं कि हमें OIC पे उम्मीदों की बजाय यूरोपीय यूनियन या अमेरिका पे उम्मीद रखनी चाहिए, जिसकी मुखालफत अगर की जाती है तो उस पर अपोजिशन बोलती है, किस पे फिर यकीन रखना चाहिए? देखिए, मैं फिर भी दोबारा बात करा रहा हूँ कि माजी इस चीज का गवाह है कि OIC हमारे काम नहीं आए। चाहे शहीद हमारे काम कौन आया, हम ये भी बता दें ताकि कौम जानना चाहते हैं कौन आया हमारे काम। देखो, हमारे काम कौन है, हमें तो अपने आप ही देखना है कि आखिर क्यों हम पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये देखना चाहिए। लेकिन दूसरी बात कि अगर हमारे काम अगर है तो हमारे मिडिल ईस्ट में जो हमारे पाकिस्तानी काम कर रहे हैं या यूरोप में हमारे पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहली मरतबा पासपोर्ट की इजरा करके 20 लाख लोगों को मुलाजमत के लिए मिडिल ईस्ट भेजा था, आज वो बढ़ के 9 लाख या करोड़ हो गए। तो ये हमें तो वो ममालिक काम आ रहे हैं, हमें तो वो ममालिक काम आ रहे हैं जो हमारे लोग वहाँ मजदूरी कर रहे हैं और रेमिटेंस की सूरत में पाकिस्तान को ज़र मुबादला भेज रहे हैं। हमें तो वो ममालिक काम आ रहे हैं। आप मुझे बता दे, मैं दोबारा कहता हूँ, अल्लाह करे मेरी बात गलत साबित हो, इस OIC से कल हम देखेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और एक कादर बंदू खेल साहब, एक बात वो आप इस वक्त ये देखें कि 57 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा, मुबस्सरीन और वफूद ने शिरकत की है, तो उसमें तो वो भी ममालिक शामिल थे जिनकी आप जिक्र भी कर रहे हैं। हम ये समझें कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में इक़्तिदार में आती है तो वो अपनी जो ख्वाहिशात है वो OIC से नहीं रखेगी, वो दूसरे लोगों से रखेगी जिससे मफाद फिल वक्त नज़र आ रहा हो। देखिए, यकीनन एक इस्लाम के नाम पे बनी हुई एक तंजीम है, यकीनन हमने इससे रिश्ता जोड़ना है, हमें इससे अलग नहीं होना है। मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ कि ज्यादा उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही है। यकीनन हमें रिश्ता रखना पड़ता है। एक हमारा पड़ोसी हो तो हमें ना चाहते हुए भी उनके साथ अच्छे खुशगवार जो ताल्लुकात रखने पड़ते हैं। तो इसी तरह OIC एक इस्लाम के नाम पे एक तंजीम बनी है, हमें न चाहते हुए भी उनके साथ खुशगवार ताल्लुकात बढ़ने चाहिए, क्योंकि हमारा दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान। कादर बंदू खेल साहब, ये तो हमें समझा दें कि आने वाले वक्तों में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, जो कह रहे हैं अभी आप कह रहे हैं OIC ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को नहीं बचा सके, उन्होंने कश्मीर का मसला हल नहीं किया, फ़लस्तीन का मसला हल नहीं किया, और आप साथ में अब ये भी कह रहे हैं हमें मजबूरन उनसे तल्लुकात रखने पड़ेंगे। तो खुश उसलूबी के साथ हमें किससे तल्लुकात रखने चाहिए जहाँ से हमें मदद मिल सके? देखिए, हमें तो पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, चाहे कोई हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर कम से कम उन लोगों से तो हमें ज्यादा उम्मीद रखना चाहिए जिससे हमारा इस्लाम का, हमारा मजहब का रिश्ता हो। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें वो
रिजल्ट नहीं मिल सका। हमें चीन से ज्यादा मदद मिला है, मगर हमें ओआईसी से नहीं मिल सका। हमें अमेरिका से ज्यादा मदद मिल चुकी है जो ओआईसी नहीं हुई। हमें यूरोप से ज्यादा मदद, रूस से ज्यादा मिल चुकी है। रूस से हमें जो है ना वो स्टील मिल दी है। रूस ने हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए हैं। मगर आप कहते हैं कि ओआईसी जो है सिर्फ एक नुमाइशी इजलास है, लेकिन आप ये भी उम्मीद करते हैं कि आप इस अपने मौक़िफ़ में गलत साबित हों और ओआईसी का जो इत्तेहाद है वो इत्तेहाद एक नई सूरत में उभर के सामने आए और हमारे जो मफादात हैं वो दीनी हों, मुआशी तौर पर हों या बैनुल-अक़वामी सतह पर हों, तो हम एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ सके। बहुत शुक्रिया कादिर मंदूखील साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक के बाद वापस आएंगे और सानह पत्तों की पे बात करेंगे, इंसानियत सोच सानह पे बात करेंगे कि जहां पर इंसानियत तो दम तोड़ गई, उसके साथ साथ वो पैगाम क्या दे गई है हमारे मुआशरे के हवाले से। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, एक ख़बर आज रिपोर्ट हुई कि एक पापड़ वाला वो एक शादी की तकरीब में गया और इल्ज़ाम उस पर यह लगाया गया कि इसने जेब काटी है और बारातियों ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। लाश वहीं मैरिज हॉल में साइड पे पड़ी रही और बाराती तमाम खाना खाते रहे। किसी ने उस लाश के हवाले से कोई अल्फाज नहीं अदा किए और किसी ने किसी को इत्तला तक नहीं की। इंसानियत इस हद तक गिर चुकी है और हम इस हद तक इंसानियत सोज मजालिम के ऊपर ख़ुद को खामोश तमाशाई बनाते हुए अच्छा महसूस करते हैं। उसके बाद FIR भी हुई, तहकीकात भी आगे बढ़ाई गई हैं, लेकिन इस वाक़े का एक दूसरा रुख भी जानेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आम मजदूर, वो पापड़ वाला हो या जो भी हो, अगर वो चोर भी होता, चोर को भी इस तरह तशद्दुद से आप निशाना बना के एक पहले तो मावराए अदालत कत्ल करते और फिर इस तरह की बेहिसी, मामले का दूसरा रुख क्या है? या सर, पहले तो शोर मचा, पुलिस समेत तमाम लोगों ने कहा कि ये अशरफ जो है ये पापड़ वाला है, पापड़ वाला था और जेब कतरा था। नहीं, ऐसा नहीं था। वो गरीब घर का एक आदमी है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। वो बेचारा, जो भी शादी होती थी, वो 3 या 4 लोग उनको बेचारे शादियों के आगे आके डांस करते थे, भंगड़ा डालते थे और शादी वाले जो थे उनको खुश करते थे। ये मैं एक तस्वीर, हम एक वीडियो चल रही है, इस वीडियो में देखें, ये जो वाइट कपड़े जिसने पहने हुए हैं, ये जो डांडिया पकड़ के डांस कर रहा है, जो एक डांस होता है, ये एक शादी की तकरीब है। और जब भी कोई शादी की तकरीब होती थी उस पर ये जाता था। ये जो है अशरफ आपको नजर आ रहा है। ये तो अब मुझे बताएं, ये बेचारा उस दिन भी, कल भी जब ये शादी की तकरीब में जाता है तो वहां पर भी ये भंगड़ा डाल रहा है और भंगड़ा डालकर शादी, जिसकी शादी है, उन लोगों की फरमाइश पर उन्हें खुश करता है और जब वापस में उनके पैसे अपनी डिमांड करता है या वो खुशी से को देने लगता है तो उस पर बहुत से लोग उसे मारते हैं। अच्छा, फिर मार चलेंगे, मारा, कोई झगड़ा होगा, मान ले कोई यही कह ले कि जिसको किसी की जेब को हाथ रख गया, उसको तशद्दुद करने के बाद उसकी लाश किसी तहखाने में नहीं है, उसकी लाश किसी साइड पे नहीं पड़ी हुई, उसकी लाश कितनी इतनी दूर नहीं पड़ी हुई कि जिस पे किसी को नजर ना आए। लोग वहीं पे बैठ के खाना खा रहे हैं। गौर करें, इन लोगों को, सारे वहां बैठ के खाना खा रहे हैं, उस मजलूम की लाश पड़ी है और बच्चे भी खेल रहे हैं, बड़े इंजॉय कर रहे हैं, हल्का सा म्यूजिक भी लगा हुआ है, वहां पर रुख्सती भी होती है, वहां पर सारा कुछ होता है। या सर, FIR होती है 12, 14, 16, 20 लोगों पर। भाई FIR तो बनती है उस हाल में बैठे एक एक शख्स पर, उस हाल में बैठे एक एक शख्स पर, उस इलाके के SHO पर, उस वहां के SP पर, वहां के DPO पर बनती है। आप बताएं कि आप सोच सकते हैं, जानवर होते हैं ना, जानवर, एक जानवर मर जाए तो बाकी जानवर उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं, उसे देखते हैं। और हम तो कहां पे चले गए कि एक शख्स की लाश पड़ी है, उसके ऊपर आपको पता मर चुका है, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया गया है, चेहरा उसका हाली है और आप पास बैठ के खाना भी तनावल फरमा रहे हैं। ये तक करने के लिए गवारा निकाल रहे हैं कि उसको उठाएं, हॉस्पिटल ले जाएं, शायद उसकी कोई सांस चल रही हो, शायद कोई ऐसा मामला हो। और पुलिस के 4 मुलाजम उस शादी हाल में मौजूद होते हैं, कोई जुर्रत नहीं करता, वो अपने आते हैं, अपनी मंथली लेनी है, पैसे लेने, चले जाने हैं, उसका इसमें इस मामले में तल्ले की कोई नहीं होता। ये जब 92 पे हमारे पत्तों की रिपोर्टर जो हैं शहीन भारी, सबसे पहले वो जब इस खबर को ब्रेक करते हैं तो उसके बाद ख्याल आता है वज़ीर आला पंजाब को भी, ख्याल आता है IG पंजाब को भी, ख्याल आता है वहाँ पे सब लोगों को। लेकिन आपको यासर बताएं, जहाँ पर एक बेहिसी की इंतहा होती है पूरे शादी हाल के अंदर,
एक शख्स भी उस लाश की तरफ तवज्जो नहीं देता। ये देखे ना किस तरह खाने खा रहे हैं, म्यूज़िक लगा हंस रहे हैं, बेचारे की लाश पड़ी है। तो वहाँ पे कसूर के, लाहौर के, ओकारा के इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं, एक सियासतदान यासर, एक सियासतदान, एक आलम दीन का नाम लेने का, मैं बहुत बार मजहबी रहनुमा, कोई एक शख्स भी जो है वहाँ पे नहीं जाता। नाज़रीन, दिलास्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दी इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।